हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिकेश्वर सर में। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि ये क्लास 10th का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, तो इसको हम इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन ही। जैसा कि हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिख चुके हैं और क्वेश्चन मेरे हाथ में भी है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है और स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। लेट ए एंड बी, हम सबसे पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, ठीक है। सच दैट ए इक्वल टू, ए का वैल्यू दे रखा है पी के पावर क्यूब, सॉरी पी क्यूब एंड क्यू के पावर 4। इसी प्रकार बी दे रखा है, बी इक्वल टू कितना दे रखा है, पी स्क्वायर एंड क्यू क्यूब, ठीक। और पी एंड क्यू, यहाँ पे एंड है, सॉरी डी छूट गया है, ये क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, ठीक है। पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर्स है। एचसीएफ दे रखा है ए, मतलब एचसीएफ ऑफ ए, अब ए एंड बी मतलब ए बी का एचसीएफ यहाँ पे दे रखा है पी के पावर एम एंड क्यू के पावर एन। इसी प्रकार एलसीएम दे रखा है पी के पावर आर एंड क्यू के पावर एस। तो हम लोग को फाइनली फाइंड क्या करना है, एम प्लस एन मल्टीप्लाई आर प्लस एस। मतलब आप इस क्वेश्चन में सब ऑप्शन भी दिख जाएगा, तो ऑप्शन भी देख सकते, मतलब ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो फाइनली पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए हमें m और n, इसी प्रकार r और s का वैल्यू फाइंड करना है। उन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो फाइनली हमारा अप्रोच होना चाहिए कि m और n और r और s का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है, वो है क्या। तो आपको जहाँ तक दिख रहा होगा कि m यहाँ पे p के पावर लगा हुआ है और q के पावर n जो है वो है। तो हमें m और n का वैल्यू चाहिए। इसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकलता है, ठीक। एचसीएफ ए और बी का दे रखा है। देखिए अगर हम यहाँ से निकाले एचसीएफ, मैं अब यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक। एचसीएफ जो होगा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। देखिए ये हमें पता है कि ये प्राइम फैक्टर है, ठीक। मतलब पी एंड क्यू प्राइम नंबर है। अब इसका और फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब पी इसमें 3 बार है और इसमें 2 बार है। एचसीएफ में देखिए मिनिमम पावर लिया जाता है, ठीक। जो भी प्राइम फैक्टर होगा उसका मिनिमम पावर लेते हैं एचसीएफ में, ठीक, जो दोनों में मैच करेगा। ओके, तो यहाँ पे पी दोनों मैच कर रहा है और मिनिमम पावर लेना है, यानी कि पी के पावर 2, ठीक। और क्यू भी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम पावर लेना है एचसीएफ, यानी क्यू के पावर क्यू। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है एचसीएफ निकल जाता है, ठीक। अब मैं यहाँ पे एलसीएम भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, पहले तो देखिए इसमें अगर प्राइम फैक्टर है तो मैक्सिमम पावर लीजिए और सारा फैक्टर लीजिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए p के पावर 3 मैक्सिमम पावर है, ओके, यहाँ से, और q के पावर 4 ही मैक्सिमम पावर है। और इसके अलावा कुछ भी छूट तो नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेम यही चीज़ है इसमें भी। तो हमारा एलसीएम भी निकल गया है। अब देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है, एचसीएफ पी के पावर एम, यानी कि m का वैल्यू क्या आया है 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इक्वल टू कितना है 2। ये आपको एग्जाम में इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये कर लिए डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखिए, ठीक। बस समझना है आपको कि ये m का वैल्यू है और ये n का वैल्यू है, ठीक। इसी प्रकार ये r का वैल्यू है और ये s का वैल्यू है। हमें क्योंकि ऑप्शन टिक करना है, ज़्यादा लिखना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, बट आपको लिखना नहीं है, ठीक है। आपको तो बस डायरेक्ट वो वैल्यू यहाँ पे बस समझना है कि m और n का वैल्यू क्या निकला और r और s का वैल्यू क्या निकला, बस उसको ऐड कर देना फटाक से, बस आंसर मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर टिक करना है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि टाइम को भी हमें ध्यान में रखना है, ओके। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझने के लिए। m का वैल्यू क्या आया है 2, और इसी प्रकार n का वैल्यू क्या निकल के आया है 3, और यहाँ पे r है, r का वैल्यू कितना है 3 और s का वैल्यू क्या है 4। तो फाइनल निकालना क्या है वो आप देख सकते हैं। मैं सोल्यूशन यहीं पे कर दूँ, तो m प्लस एन, मैं डायरेक्ट देखिए 2 प्लस 3 कितना होगा, 2, चाहे यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक। 2 प्लस 3 कितना होगा 5, आप समझ सकते हैं m प्लस एन और मल्टीप्लाई r प्लस s। r का वैल्यू कितना है 3 और s का वैल्यू कितना है 4, यानी 3 और 4 ऐड करेंगे कितना 7, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 7 जा 35। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। तो 35 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा
जैसा क्वेश्चन लिखा है, एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, द इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ पी इज, मतलब ऑप्शन में जो इक्वेशन दे रखा है उसमें से हमें बताना है कि किसका रूट, वैसे तो बोला है कि एज अ फैक्टर ऑफ पी, मतलब पी का फैक्टर होगा, लेकिन अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोला है कि पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो पी दे रखा है वो क्या है, एज अ प्राइम नंबर, मतलब ये एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका और प्राइम फैक्टर तो नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी एक फैक्टर है। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5, तो 5 का फैक्टर तो 5 ही होगा ना, प्राइम फैक्टर। इसको और हम थोड़ी तोड़ सकते हैं, नहीं। तो इसका मतलब जो p है वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है और ऑलरेडी ये फैक्टर भी है इसका, ठीक। तो हमें देखिए करना क्या है, अब हमें ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर देना है, कोई ज़्यादा वो नहीं करना है इस टाइप का क्वेश्चन में। आप ऑप्शन में देखिए, रूट का मतलब होता है, ठीक है, जो वैल्यू होता है, यानी x का वैल्यू यानी कि क्या होना चाहिए, p होना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये p ही होना, मतलब जो हमारा इक्वेशन दे रखा है उसमें जिस इक्वेशन का वैल्यू अगर x का वैल्यू p होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक। तो हम जैसा कि ऑप्शन ए है, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, बस तुरंत इसमें आपको x का वैल्यू ऐसे डायरेक्ट में हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, रख करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है, ठीक, जो भी मतलब x का वैल्यू p जिस इक्वेशन में सेटिस्फाइड होगा तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक। तो हालांकि ये आंसर नहीं है, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू पी करेंगे और प्लस पी, तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं तो राइट साइड के बराबर आना चाहिए, यानी कि 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखिए सॉरी, एक्स का वैल्यू रखना है, सॉरी, तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर, ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी, बस मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मुझे पहले से यहाँ पे डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, जो कि लेकिन देखिए पी स्क्वायर ये कट रहा है, लेकिन पी यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन हम करते हैं, देखिए चेक, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 और एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब हम इसमें x का वैल्यू p पुट करके देखते हैं, ठीक, क्या आता है। अगर हम लेफ्ट साइड में x का वैल्यू p पुट करें और अगर 0 के बराबर आ जाए तो फिर हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 और इंटू पी और प्लस पी, ठीक। पी स्क्वायर देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई पी में समझ रहे हैं आप, पी होगा और प्लस पी, देखिए पी स्क्वायर भी कट गया और पी भी कट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 0। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो इक्वेशन ये दे रखा है इसमें जो रूट होगा वो पी होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार हम रीड कर लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, वो हम पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। तो एफ एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ओके। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक। यानी दिया क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके। हमें क्या निकालना है वो देख लेते हैं, देन p, मतलब p क्या है, ठीक है, p निकालना है, ठीक। देखिए हम अगर इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें, ठीक, तो हमारा यहाँ पे वैसे देखिए ज़्यादा हमको टाइम नहीं लेना है एग्जाम में, ठीक, उसको तुरंत सॉल्व करना है, मैं लेकिन लिख के बता रहा हूँ, जो ए का वैल्यू होगा वो क्या होगा, पी होगा, ठीक, और जो बी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस का 2, और जो सी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3p, क्योंकि सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है फार्मूले से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बीटा लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ओके। तो माइनस बी बाई ए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका वैल्यू रखूँगा, देखिए माइनस 2 और ए का वैल्यू क्या है, p,
तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ माइनस हटा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/p। ठीक है, अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, c/a। ठीक है, तो c/a है, तो c का वैल्यू क्या है 3p। ओके, और a का वैल्यू क्या है जो कि p है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ये लाइन, इस लाइन को ध्यान से देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम इसको इक्वल कर देते हैं, जो कि वैल्यू यहाँ पे निकला है आप समझ सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 2/p आया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया है 3p/p आया है। ठीक, तो यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा। ओके, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप या फिर उस p को हम काटेंगे तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, 2/3 इक्वल टू p। ठीक, तो हमारा p का वैल्यू निकल जाता है 2/3, जो कि देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी, ये इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ 3x + y = 1 एंड 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। आगे क्या बोला गया, इज इनकंसिस्टेंट देन k = व्हाट। ठीक है, मतलब k क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक, देखिए इससे पहले हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दें कि इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होता है। अगर कोई भी दो इक्वेशन दिया है, जानते हैं आप कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अगर ठीक है, अगर 2 वेरिएबल में अगर कोई भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ये, देखिए इसका वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं इसका अस्तित्व है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इसी प्रकार अगर कोई लाइन, जैसे कि एक लाइन ये है, इसी पे कोई दूसरा लाइन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम अभी इसमें आगे बताएंगे। ये कोई दो लाइन है तो ये कहलाता है कॉन्साइड लाइन। ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन था, ये कॉन्साइड था, जो कि इसमें इन्फिनिट सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक, जिसमें हम इसको भी क्या कहते हैं, ये भी कंसिस्टेंट होता है। लेकिन एक प्रकार का हमारे पास अगर दो लाइन कुछ ऐसे है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर पाए, तो ये कहलाते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनका हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट। अब हमें इसका कंडीशन मालूम होना चाहिए। देखिए मैं इन सब के लिए कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बता दे रहा हूँ। देखिए जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इसमें अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं a1x + b1y + c = 0, और इसी प्रकार दूसरा है a2x + b2y + c1 यहाँ पे होता है c2 = 0। ठीक, तो इसमें कंडीशन क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक, मतलब a1/a2 का जो रेशियो होगा वो b1/b2 का रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और जो कि एक कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें तो खैर a1/a2 = b1/b2 और इक्वल टू होता है c1/c2, इसमें तीनों रेशियो बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है फिर भी, लेकिन ये मतलब ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक, अब ये जो है इसमें क्या कंडीशन होता है, इसमें कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब कि ये वाला बराबर नहीं होता, c1/c2 बराबर नहीं होता। लेकिन हमें देखिए k का वैल्यू निकालना है, हम इस, क्योंकि यही इनकंसिस्टेंट होता है, तो हम इस रेशियो का यूज करेंगे। ठीक है, और जाके हम वैल्यू निकालेंगे k का। ठीक है, तो हम इसे मिटा लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सोल्यूशन करना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए a1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 है। ठीक, इसी प्रकार a2 का वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 2k - 1। ठीक, इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू 1 है। ठीक,
और B2 का वैल्यू क्या है k माइनस 1। ओके, अब इसको हम करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। इस 2k को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आप समझ सकते हैं 3k माइनस 2k। ठीक, इस -3 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे -1 और +3, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा k। ओके, k इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा k इक्वल टू 2। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, क्योंकि हमें तो ऑप्शन टिक करना है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन, लिखा है ऑर्डर आर P 3,4 Q -2,3 and R -3,-2, then the coordinates of its fourth vertex S are। जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम बना चुके हैं। ठीक, हमको एग्जाम में डायग्राम खैर वैसे समझने के लिए बनाना है, नहीं तो अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया है जो भी वर्टेक्स गिवन है, और जो निकालना है वो निकालना है। ठीक, अब देखिए निकालने के लिए हम करेंगे क्या, एस का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, एस पॉइंट का या एस वर्टेक्स का। तो इसके लिए हम देखिए इस पैरेललोग्राम में क्या करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डायगोनल खींचेंगे, ये हमारा एक और ये दूसरा। पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टीज होता है कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटते हैं। ठीक, इस पॉइंट को हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, चलिए ओ। ठीक है, ओ। तो यहाँ पे जो O का कोऑर्डिनेट होगा उसको सबसे पहले फाइंड करेंगे P और R की मदद से। ठीक, P और R के मदद से हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मीट पॉइंट है। P और PR का O पॉइंट क्या है, मीट पॉइंट है। हम लिखते नहीं, बस आपको बता देते हैं। ठीक, तो मीट पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। क्या होता है, x1 + x2/2। ठीक, अगर हम 3 प्लस, अब देखिए प्लस लेकिन यहाँ माइनस है, -3/2 करेंगे तो 0 आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा 0। ठीक, आप समझ सकते हैं 3 - 3 0 होगा, तो यहाँ पे 0, ठीक, और y1 + y2/2, तो 4 - 2। ठीक, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, 4 - 2/2 करेंगे, देखिए 4 में से 2 सेपरेट करेंगे, कितना बचेगा 2, 2/2 यानी कि कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। ठीक, तो 0,1 हमारा इस डायगोनल का मिड पॉइंट है। ठीक है, जो कि आप देखिए SQ का भी तो मिड पॉइंट वही होगा। ठीक, तो यहाँ से अब हम S का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, देखिए ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट के लिए हम कैसे निकालते, मतलब उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, बस वो चीज़ हम अप्लाई करते हैं और x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, देखिए x + -2, तो मैं -2 ही लिख लेता हूँ। -2/2 इक्वल टू क्या होना चाहिए था 0, क्या होना चाहिए 0, क्योंकि ये x1 है। अब इसके लिए ठीक है, इसी प्रकार दूसरे के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए y + 3/2 इक्वल टू 1। ठीक, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक, तो हमने मिड पॉइंट है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 2। वैसे डायरेक्ट हो गया, पहले हम ऐसे कर लेते हैं 0, यानी x इक्वल टू अब 2 निकल चुका है। ठीक, यहाँ से देखिए y + 3 इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 3, यानी कि कितना हो जाएगा -1। तो फाइनली जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो निकल के आ जाता है, वो क्या आएगा 2, -1। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2, -1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR, लिखा है आगे, इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड ऑफ ABC एंड ट्राइंगल PQR रेस्पेक्टिवली एंड AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 4:9, देन AM रेशियो PN फाइंड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिगर तो नहीं बनाया, जो क्वेश्चन में दे रखा था वो लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के और ये चीज़ गिवन था।
जो कि आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। ठीक, वैसे मैं थोड़ा सा एक फिगर बना ही लेता हूँ। ठीक, तो ये हमारा ए बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है, देखिए दिया क्या है, ए एम, यहाँ से ए से एल्टीट्यूड खींचा गया और ये पी से, ये ए एम और ये पी एन। ठीक है, देखिए जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें सिमिलर मतलब होता है। तो इसका पहली बात तो कॉरस्पेंडिंग साइड का रेशियो इक्वल आता है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो वो क्या होता है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू होता है बी सी बाई, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी बाई पी आर। ठीक, ये चीज़ तो होता ही होता है। साथ में देखिए ये तो साइड का रेशियो हो गया, साइड के रेशियो के साथ मतलब इक्वल होता है एल्टीट्यूड का रेशियो। ठीक, यानी कि अगर हम इसके एल्टीट्यूड को H1 मान लेते हैं, ठीक, या फिर चलिए यहाँ पे हमारा एल्टीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है तो एल्टीट्यूड क्या है आप समझ सकते हैं, ऐसे हम लिख देते हैं ए एल टी, एल्टीट्यूड जो है वो हम पूरा नहीं लिखते, एल्टीट्यूड ए एम बटे एल्टीट्यूड, ठीक है, वो जो पी एन है, मतलब एल्टीट्यूड का भी जो रेशियो होगा वो साइड के रेशियो के इक्वल होगा। और साथ में वैसे अगर मीडियन भी पूछता तो मीडियन का भी रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो मीडियन का भी अगर हम यहाँ पे लिखे मीडियन, मीडियन अब यहाँ पे मीडियन में ड्रॉ नहीं किया हूँ, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, तो मतलब कॉरस्पेंडिंग मीडियन का भी रेशियो इक्वल होगा। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, लेकिन हमें क्या निकालना है वो देख लीजिए, ए एम रेशियो पी एन, मतलब ए एम और पी एन का रेशियो निकालना है। ठीक, देखिए हम यहाँ से इसको और इसको लेंगे। ठीक, दिया है ए बी और पी क्यू इक्वल टू क्या है, ए एम बाई पी एन। ठीक, हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखिए ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर कितना दे रखा है, 4/9। ठीक, और इक्वल टू ए एम बाई पी एन, ठीक, का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर तो स्क्वायर है और इधर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा था। अब अगर हम दोनों साइड रूट लेते हैं तो हमारा ए एम बाई पी एन ईजिली निकल जाएगा। ठीक, तो हम यहीं पे लगाते हैं दोनों साइड रूट। ठीक है, तो ए एम बाई पी एन कितना हो जाएगा, 2/3, यानी कि रेशियो निकल के आ गया, ए एम रेशियो पी एन क्या है, 2/3। ये ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं, लिखा इफ एक्स tan 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री एंड और मतलब मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और फाइनली हमसे पूछा एक्स इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक्स का अरे वो tan 60 cos 60 ये सब का वैल्यू रख के भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक स्टेप अगर पहले सॉल्व कर ले फिर वैल्यू रख सकते हैं। तो हम वही कर लेते हैं, tan को हम देखिए लिख क्या सकते हैं, साइन 60 बाई कॉस 60 और डिग्री है, ठीक, समझ सकते हैं आप, और ये cos 60 दे रखा है। ठीक, तो ये cos 60 से cos 60 कट जाएगा, इक्वल टू साइन 60 डिग्री और इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री बटे में साइन 60 डिग्री। ठीक, साइन 60 ये कट गया, थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब वैल्यू रखना, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, देखिए साइन 60 बटे में जाएगा तो cos 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री। वैसे तो ये देखिए हो गया, क्या बन गया, cot 60 डिग्री, क्या बन गया, cot 60 डिग्री। ठीक, क्योंकि cos बाई साइन क्या होता है, cos है बाई साइन है, cot है, लेकिन ऑप्शन आप देखेंगे तो ये चीज़ नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसका हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक, x cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट 1/√3। अब आंसर जो दे रखा है वो tan के फॉर्म में दे रखा है या cos के फॉर्म में दे रखा है, या फिर मतलब जो भी दे रखा है वो 30 डिग्री के टर्म में दिया है। तो
अब देख लीजिए कि किसका 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ये भी कर सकते हैं, मैं चाहता तो यहाँ से 90 - 30 करके भी निकाल सकता था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो था वो कहीं ना कहीं हम इसको लिख सकते हैं 90 - 30 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 60 जगह पर 90 - 30 लिख सकते हैं। अब सॉरी क्या हो गया, यहाँ पे कॉट ही रहेगा, ठीक, कॉट 90 - 30। अब जो है उसको हम लिखेंगे कॉट 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी कि देखिए आंसर क्या होगा 30 डिग्री होगा। वैसे यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि x का वैल्यू 1/√3 आया है। अब 1/√3 tan के 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम सॉल्व भी करते 1/√3 आता तो उसको हम tan 30 डिग्री लिख सकते थे। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन सही है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 देन फाइंड, लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए हम इसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर एक अल्टरनेट मेथड भी बताएंगे जैसे हम सॉल्व कर सकते थे इसको, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है √2। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, क्या हो जाएगा, देखिए a + b की होल स्क्वायर पे इसके ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से आ रहा है हमारा 2। ये क्या होता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये जितना इतना मैं लिख रहा हूँ ये जो है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है। देखिए 1 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्शन में जाएगा, माइनस में जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के इसको हम होल्ड करते हैं, ठीक, रहने देते हैं। ये हमारा इतना आया है, लेकिन ये नहीं निकालना था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आया है। अब जो निकालना था उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। निकालना क्या था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाँ, तो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा बाई क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। देखिए ऊपर तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 / कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम इसे क्यों सॉल्व किए थे, ठीक। देखिए अगर यहाँ से हम निकाले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू है 1/2, ठीक। अब देखिए ये तो ऑलरेडी यहाँ पे बटे में है, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1/2। अब ये जाएगा 2 ऊपर, तो फाइनली क्या हो जाएगा आंसर इसका 2, ठीक। एक तो ये हो गया ऑप्शन नंबर जो कि सही होगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, बी। लेकिन देखिए दूसरा मेथड क्या है, वैसे हम कर सकते थे, लेकिन ये इसमें हो सकता है टाइम भी लग जाए, इसलिए आप वैसे बेसिक कर सकते हैं। लेकिन एक ये मेथड है कि हम यहाँ पे थीटा का कोई वैल्यू ऐसा सोचें जिसमें यहाँ पे रखने पर ये वैल्यू आ जाए, ठीक। तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि थीटा का वैल्यू अगर हम 45 डिग्री रख दें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अब रख के देखिए, ठीक, 1/√2 और प्लस 1/√2, क्योंकि आप जानते हैं साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू बराबर होता है, जो कि 1/√2 होता है। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√2। इसमें अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें, ठीक है, √2/√2, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि √2 आ जाएगा, ठीक। देखिए यानी कि हम कह सकते हैं थीटा का वैल्यू 45 रख सकते हैं, ठीक। तो अब हमें करना क्या है, वैल्यू तो इसका निकालना था,
तो यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू रख देना था। ठीक, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और cot 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि फाइनली यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा और आ जाएगा आंसर 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देख सकते हैं आप, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी ए इक्वल टू ए यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू लिख रखा है, यूनिट में है दिया है, ई सी इक्वल टू बी यूनिट एंड डी इक्वल टू एक्स यूनिट एंड बी सी इक्वल टू वाई यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है कि जो वैल्यू दे रखा है उसको फिगर पे रिप्रेजेंट कर देना, लिख देना है। ठीक, तो ए कितना दिया है, ए, बस आप समझ लीजिए कि ये ए हो गया, ई सी किधर है, ये बी है, और इसी प्रकार डी ई दे रखा है, डी क्या है, एक्स है, और बी सी दे रखा है, वाई है। ठीक, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब कौन सा सही होगा, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल्स है। जब पैरेलल है तो यानी कि ट्रायंगल ए डी ई है और जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा, एक एंगल कॉमन है। ठीक, तो यहाँ से ये सिमिलर है। अब सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिमिलरिटी का फॉर्मूला मतलब वो लगा सकते हैं कि ए ई कॉरस्पेंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ए ई बाई ए सी इक्वल क्या होना चाहिए, देखिए छोटा वाला ट्रायंगल पे लेते हैं अब डी ई बाई बी सी। ठीक, अब यहाँ पे हमें वैल्यू रख देना है, ए का वैल्यू क्या था, वो ए था, फिगर में भी आप दे सकते हैं। ए सी का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी है, ध्यान दीजिए। ठीक, और इसी प्रकार डी का वैल्यू क्या है, एक्स, और ये वाई। तो देखिए अब सॉल्व कैसे करना है, निकालना कैसे है, यहाँ से आप ऑप्शन भी देख सकते हैं जो कि एक्स के टर्म में हम निकाल लेते हैं। देखिए तो वाई को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा ए वाई बाई ए प्लस बी। तो ये फाइनली हमारा, अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्स इक्वल टू ए वाई बटे ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो मैं आगे लिख रखा हूँ यहाँ पे, इफ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब जो डायगोनल है ए सी और बी डी वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करता है, और जैसा कि दे रखा है कि ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी इक्वल टू 1/2। ठीक, हमें बी सी फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसमें ये पैरेलल दे रखा है। ठीक, मतलब ये लाइन और ये ट्रेपेजियम होता है कि अपोजिट दो साइड पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, यानी कि हम ऐसे समझा दे रहे हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक, और यहाँ पे देखिए रेशियो क्या है, ध्यान समझिए, ए ओ और बाई ओ सी, यानी कि ये। ठीक, ओ डी कौन सा है, ये वाला है, और ओ बी ये वाला है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर होगा ट्रायंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओ सी है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से सी ओ बी होगा, सी ओ बी ये सिमिलर होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल आप देख सकते हैं, एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक, और एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं एंगल ए के बराबर एंगल सी है, एंगल ओ बराबर है और डी बी के बराबर है। ठीक, अब जो निकाल सकते हैं हम लोग वो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि हमारे पास ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी है, और इक्वल टू कोई भी यहाँ से रेशियो ले लो, रेशियो यहाँ पे 1/2 है, तो ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू है 4/BC, ये BC लिखा हुआ है, BC इक्वल टू 1/2, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 4 टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।